हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और प्रीवियस में लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है कि किस प्रकार पोषण, न्यूट्रिशन इज़ वेरी नेसेसरी, पोषण किस तरह से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो हम लोग आज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग जीव जंतु के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये सेकेंड लेक्चर है इसका, राइट। तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द स्लाइड। तो आपको अब स्लाइड दिख रही होगी और देखिए प्राणियों में जो पोषण है, आपने सभी ने सुना होगा कि पादप जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पादपों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। पादपों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। और पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिससे क्लोरोफिल जो है उनकी उपस्थिति में सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनसे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलने से किसका निर्माण हो जाता है? ग्लूकोज का, C6H12O6 का ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार जो है भोजन का निर्माण जो है पादप इस प्रकार करते हैं। लेकिन जो प्राणी की बात करें तो प्राणी प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, परोक्ष, सीधे सीधे रूप से या तो पौधों पर या फिर जीव जंतुओं पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो जीव जंतु हैं वो पेड़ पौधों या फिर अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। तो देखिए कुछ जंतु तो क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खा लेते, कुछ जंतुओं को खा लेते, कुछ दोनों को खा लेते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, मांसाहारी जो केवल मांस खाए जैसे कि शेर, शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे पत्तियां खाए जैसे गाय, भैंस, बकरी, और जो दोनों खाते हैं उनमें जो है मानव जो कि दोनों खा सकता है ना। तो देखिए प्राणियों में को पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कुछ पोषक तत्व इतने जरूरी होते हैं जो हमने पोषक तत्व के बारे में पढ़ लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो ये सभी पदार्थ हमको पोषण के तौर पे चाहिए होते हैं। तो देखिए आहार के अंतर्ग्रहण में, जब भी हम लोग आहार खा रहे हैं उसको ग्रहण करने की बहुत सारी विधियां होती हैं और अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग होती है। जैसे मानव में अपना संपूर्ण एक पाचन तंत्र होता है जिसमें मुख में लार निकलती है, जीवा उसमें मदद करती है टेस्ट लाने में, और दांत जो टीथ होते हैं वो चबाने में मदद करते हैं। उसके बाद जो है भोजन ग्रासिका में जाता है, फिर आमाशय में, और अग्नाशय और लिवर, यकृत से, दोनों से कुछ लार, कुछ रस, एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, वो उस भोजन पे काम करते हैं। फाइनली छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा मार्ग से मल जो होता है, एक्सक्रीटा, मल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरी अभिक्रिया ये संपन्न होती है। तो देखिए अलग अलग शरीर की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब एक बात आपको बिल्कुल पता है, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट बना है ग्लूकोज के बहुलक से, C6H12O6 से बना हुआ है, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो किसके बहुलक से बना है? C6H12O6 के बहुलक, मतलब यहाँ पर N आएगा, N 10, 20, 30 कोई सी भी संख्या हो सकती है। प्रोटीन जो बना होता है वो बना होता है एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज से बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन है ना वो बहुत जटिल है, वो बहुत बड़ा अणु है, क्योंकि यदि हम लोग C6H12O6 पर यदि मान लीजिए यहाँ पर 30 लिख दें तो ये बहुत बड़ा कंपाउंड हो गया, बहुत बड़ा जो है ये जटिल अणु बन गया। तो इसको छोटे अणुओं के रूप में तोड़ना पड़ता है। और यही जो प्रक्रिया है कि जो हम लोग फूड खाते हैं, मटेरियल खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, वो बहुत ही लंबी कार्बन की श्रृंखला, मतलब उनमें एक भी अणु जो है ना उसमें कई गुना कार्बन की श्रृंखला है। तो वो जो कार्बन की श्रृंखला है उसको ब्रेक डाउन, उसको तोड़ने के काम करते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स। तो पाचन का मतलब यही होता है कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा अणु है, ग्लूकोज एक छोटा अणु है, प्रोटीन एक बहुत बड़ा और जटिल अणु है, एमिनो अम्ल उसका बहुत छोटा पार्ट है, क्योंकि एमिनो अम्ल बहुत सारे मिलकर ही प्रोटीन का
निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब देखिए जटिल पदार्थ मतलब बहुत बड़ी लंबी श्रृंखलाएं, और उनको छोटी छोटी श्रृंखलाओं में जो तोड़ने का काम कर रहा है वही कौन कर रहा है, वही हमारे को पाचन में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब देखिए यहां पर आपको ये लाइन से एकदम क्लियर हो जाएगा कि जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थ ग्लूकोज में तब्दील करना, को परिवर्तित करना या टूटना या विखंडन ही क्या है, वही पाचन कहलाता है। तो बड़ा कोई अणु है, लंबी कार्बनिक श्रृंखला का कोई अणु है, वो छोटी छोटी कार्बनिक श्रृंखला में तब्दील हो रहा है, तो यही जो बड़ा अणु छोटे अणु में टूटता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी क्या होती है, हमको डे टू डे लाइफ में काम करती है, राइट। तो खाद्य का अंतःग्रहण क्या होता है, हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो, तो मधुमक्खियां या मरमर पक्षी, ये हमिंग बर्ड जो होता है ना, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। तो ये पौधों के मरकंद या पौधों में पाए जाने वाले रस को चूस कर जो है अपना काम चलाते हैं, ठीक है। और देखिए अजगर जैसे कि सर्प वंश के लोग समूचा निगल जाते हैं। तो अलग अलग जीव जंतुओं में पाचन के अलग अलग तंत्र हैं, है ना। जैसे एनाकोंडा सांप, वो भी पूरा का पूरा बड़े बड़े जानवरों को निगल जाता है ना, तो समूचा निगल जाता है। कुछ जलीय पक्षी जो हैं वो आसपास में पानी में तैरने वाले खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं, उनमें से कुछ मटेरियल निकल जाए। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो जलीय पक्षी हैं वो इस तरह से काम करते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अलग अलग जंतुओं के भोजन जो है अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश जो पानी में पाई जाती है, तारा मछली, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार बनाती है। और जैसे कठोर कवच जो है, जैसे कि जो है स्नेल घेंगे के ऊपर भी क्या होता है, एक ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी लेयर होती है ना। तो उसको क्या करता है, वो इनसाइड अंदर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल देता है, और फाइनली केवल उसका जो काम का भाग है वो खा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसी की बात चर्चा करनी है तो वो है मानव का पाचन तंत्र। तो मानव का पाचन तंत्र देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाता हूँ कि मानव के पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो मुख से होती है, और ये गुदा मार्ग, मतलब गुदा मतलब अंतिम पॉइंट जहाँ से, जिसे एनस या गुदा लास्ट पॉइंट को एनस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो भोजन मुख मार्ग से जाएगा, और यहाँ पर मुख के आसपास जो है, जैसे हम कुछ खाना खाएंगे तो लार निकलेगी, है ना। लार से क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लार से क्या होता है, कुछ हद तक पाचन शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद में लार और यहाँ पर लार और भोजन मिलकर, लार और भोजन ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, एक लुगदी जैसा पदार्थ। लुगदी का मतलब बिल्कुल लसली सा, है ना। तो वो जो है हमारे पेट के अंदर जाएगा, और तो यहाँ पर ग्रासिका वाले भाग में आ गया, और ग्रासिका में बिल्कुल पाचन नहीं होता। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो ग्रासिका है। ग्रासिका के बाद सबसे पहले भोजन किस में प्रवेश करता है, इस आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय स्टमक कहलाता है, और आमाशय में बहुत देर तक भोजन रहता है। तो ये पूरा पार्ट जो है आमाशय। तो आमाशय से जाने के बाद क्या होता है, वह ग्रहणी में जाता है। आमाशय के बाद कहाँ जाता है, ग्रहणी में। और ग्रहणी जो है उसमें क्या होता है, यकृत मतलब कि लिवर और अग्नाशयिक रस मिलता है ग्रहणी में। तो भोजन यहाँ से जाने के बाद फाइनली जो है ना, इन छोटी आंत में पहुँचता है, और छोटी आंत बहुत लंबी होती है, लगभग 7.5 मीटर की होती है। तो देखिए भोजन यहाँ से एंटर हुआ, ग्रहणी में आया, फिर आमाशय में आया, आमाशय में आने के बाद में ग्रहणी में आया, और फाइनली छोटी आंत में आ गया। और छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी होती है, याद रखेंगे। और इसके बाद में भोजन कहाँ आ जाता है, इसके बाद में भोजन अपनी बड़ी आंत में। तो ये वाला जो आपको नीचे छोटा सा ये लाइन दिख रही है, इसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, अपेंडिक्स या फिर सिकम। देखिए एक बात याद रखेंगे, ये जो अपेंडिक्स होता है, आपने कई बार सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लेते हैं लोग, और उसको काट के अलग कर लेते हैं। क्यों, कई बार किसी को दिक्कत होती है तो अपेंडिक्स को ऑपरेशन करवा के उसको निकलवा दिया जाता है। लेकिन यही अपेंडिक्स जो भी सेल्यूलोज खाने वाले जीव जंतु हैं, जो है घास खाने वाले जीव जंतु हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बंदर, तो इनके अंदर ये सिकम बहुत ही है ना काम का होता है, क्योंकि एक साथ ये खाना पहले तो भर लेते हैं और फिर जुगाली रूमिनेशन करते हैं। रूमिनेशन मतलब जुगाली करना,
और जुगाली के माध्यम से फाइनली क्या होता है, ये पोषण करते हैं। और जब भोजन बड़ी आंत में आ जाएगा तो बड़ी आंत में आने के बाद में और फिर फाइनली ये जो है मलाशय में, मलाशय का मतलब जहाँ पे मल इकट्ठा रहता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और एक निश्चित समय पर जो है एक्सक्रीटा बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, मुख से मुख पॉइंट से लेकर, है ना, मुख से लेकर और गुदा तक इस पूरे आहार नार की लंबाई जो है ना लगभग 10 मीटर की होती है, याद रखेंगे, लगभग 10 मीटर की। 10 से 12 होता है वैसे तो याद रखेंगे 10 से 12 मीटर के बीच में, क्योंकि अलग अलग ह्यूमन बींग्स में कोई छोटे कद का है, कोई बड़े कद का है, तो उसका अलग अलग हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से जो है पाचन तंत्र में अलग अलग ऑर्गन जो हैं, अलग अलग अंग काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है भोजन मुख गुहिका में गया, मुख में गया, उसके बाद में अंत में गुदा पर पहुंच जाता है। तो सबसे पहले मुख गुहिका में गया, उसके बाद ग्रासिका में गया, ग्रासिका में, ठीक है, उसके बाद ये गया आमाशय में। और आमाशय क्या है, स्टमक बहुत देर तक रहता है, ये मैंने आपको आमाशय बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आमाशय में ग्रासिका के बाद, ग्रासिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, याद रखना। और उसके बाद में शूद्रांत, तो ये ग्रासिका के बाद में क्या होता है, ये ग्रहणी को भी शूद्रांत ही कहते हैं और फाइनली ये जो छोटी आंत है उसे शूद्रांत कहते हैं। और उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है और फाइनली बड़ी आंत से मलाशय में होके गुदा मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस आपको यहाँ समझाया हुआ है, ठीक है। ये मार्ग बहुत लंबा है, लगभग 10 से 12 मीटर है। पूरे मुख से लेकर और गुदा तक का जो मार्ग है ये 10 से 12 मीटर लंबा होता है, जिसमें छोटी आंत अकेली 7 से लेकर 9 मीटर के बीच की होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, है ना। अब देखिए मुख और मुख गुहिका, तो सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण एक्सेप्ट कहाँ से किया जाता है, मुख से। और मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथि से निकलने वाला जो सलीवा है, लार, उससे भोजन का पाचन शुरुआत हो जाता है। और मुख से हम लोग अंतःग्रहण भोजन को अंदर ले लेते हैं। फिर दांत हमारी बहुत मदद करते हैं उसको चबाने में। और दांत भी, टीथ भी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इन चारों के, माफी चाहता हूँ, दांतों के ये चारों प्रकार आपके सामने हैं। तो आगे के जो ये 4 दांत होते हैं हमारे, जो ये फ्रंट के जो 4 दांत हैं, 1 2 3 और 4, तो इनको क्या कहते हैं, कृतनक। कृतनक का मतलब क्या होता है, जो काटने वाले दांत हैं वो कृतनक है, राइट। उसके बाद में आता है रदनक। रदनक का मतलब जो आपने शेर, बाघ के जो बड़े दांत देखें, वो किसी भी मांस को फाड़ने का काम करते हैं, तो वो रदनक कहलाएंगे। तो रदनक क्या होते हैं, इन 4 के बाद में ये कहने वाला दांत और इस कोने वाला दांत, तो ये दोनों रदनक कहलाते हैं, ये दोनों रदनक कहलाएंगे। इसके बाद में अग्र चवर्णक। तो देखिए अग्र चवर्णक कितने होंगे, अग्र चवर्णक और चवर्णक, है ना। तो अग्र चवर्णक कितने हो जाएंगे, तो देखिए ये 2 जो दांत है वो अग्र चवर्णक है, ये 2 दांत, और इधर ये 2 दांत अग्र चवर्णक है। और चवर्णक कौन से हैं, है ना, इनको इंग्लिश में बोला जाता है, चवर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं मोलर टीथ, मोलर। अग्र चवर्णक को बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर अग्र चवर्णक, है ना। और ये कैनाइन और, है ना, ये कैनाइन है। और ये इंसीजर का मतलब जो काटने वाले, इंसीजर। तो देखिए आपको एक बात समझ में आ रही है, ये तो नीचे नीचे वाला पार्ट हुआ। तो कुल चवर्णक दांत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कुल चवर्णक दांत कितने हैं, तो 3 तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। तो ये तो केवल नीचे वाला हिस्सा हुआ, ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो देखिए 3 और 3 6 और ऊपर भी ऐसा ही, मतलब कुल चवर्णक दांत होते हैं 12। अग्र चवर्णक कितने हैं, ये 2 और 2 4, और 4 ऊपर भी होंगे। तो अग्र चवर्णक दांत कितने हैं, 8। रदनक कितने हैं, केवल 1 2, ऊपर भी 3 और 4, 2 और 2 ऊपर भी 4। तो कुल रदनक कितने होंगे, 4। और कृतनक कितने होंगे, 4 और 4 8। ये 4 नीचे वाले और ऊपर वाले 4। तो इस प्रकार जो है आपको ये बात याद रखनी है कि जो दांत होते हैं वो कुल कितने हो गए। तो आप देखिए सबसे पहले चवर्णक, सबसे पहले कृतनक जो आगे वाले हैं वो है टोटल 8, प्लस रदनक कितने हो गए, जो साइड वाले हैं वो हैं 4। तो 1
दो, ऐसी 3 और 4 साइड वाले। उसके बाद में आया अग्र चवर्णक, तो ये कुल कितने थे, 2 इस साइड हैं, 2 इस साइड है, 4 तो ये हो गए, और ऊपर भी तो 8 और प्लस 12, तो ये कुल कितने हो गए, 8 और 12 20 और 4 24 और 8 32। तो इस प्रकार पूर्ण वयस्क व्यक्ति में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। तो ये देखिए 12 चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक 4 और कृतनक जो दांत है वो 8। तो ये संख्या आपसे कभी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब देखिए एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, एक होता है दंत सूत्र, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दंत सूत्र, टीथ फॉर्मूला। तो दंत सूत्र क्या होता है, ये बात याद रखेंगे, 2 1 2 3 और नीचे भी 2 1 2 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये संख्या याद रखनी है, 21 23 21 23। तो देखिए ये जो 2 हैं वो कौन से हैं, कृतनक, सबसे पहला कृतनक आया, फिर रदनक 1 और फिर अग्र चवर्णक 2 और ये चवर्णक। कैसे पता करेंगे, देखिए आप यहाँ से जो है ना इन दांतों को बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए। ये मैं ये इधर वाले दांतों को अलग मान रहा हूँ और इधर को अलग मान रहा हूँ, तो आप देखेंगे कृतनक कितने दिखाई दे रहे हैं, केवल इधर वाले भाग में 2, रदनक कितना है 1, अग्र चवर्णक कितने हैं ये दोनों, और चवर्णक कितने हैं ये 3। तो इस प्रकार ये 2 1 2 3, ये देखिए 2 दांत, 1 दांत, 2 दांत और 3 दांत, तो कितने हो गए, देखिए 2 1 2 3। ऐसा ही 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला है, तो ये 2 से ये इधर का एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, तो नीचे वाला हो गया। वैसे ही है ना ऊपर और नीचे, तो कुल मिला के 2 1 2 3 2 1 2 3, और इसी को हम लोग दंत सूत्र कहते हैं, जिसमें कृतनक, रदनक और अग्र चवर्णक और चवर्णक, इन सभी दांतों के अपने अलग अलग काम है। पीछे वाले जो हैं चवर्णक, अग्र चवर्णक, इनका चबाने का, रदनक का चीरने का जो मांसाहारी जीव है, और कृतनक का काटने का। तो रोडेंट जो होते हैं, जो गिलहरी, चूहे, तो उनमें कृतनक जो है ना बहुत ही बड़े हो जाते हैं, तो ये बात कुछ आपको याद रखनी है ना। और हाथी में जो बड़ा जो दांत होता है वो भी क्या होता है, तो याद रखना हाथी के जो वो बड़े दांत हैं वो कृतनक होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाथी के जो बड़े दांत होते हैं वो कृतनक होते हैं, राइट। तो देखिए दांतों की व्यवस्था आपको एकदम क्लियर हो गई है किस प्रकार है, और मुख में एक लार ग्रंथि होती है जो लगातार लार रस को निकालती रहती है ना। तो लार रस, तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि संख्या बतानी है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कृतनक और दंशक, चीरने वाले और चबाने और पीसने वाले दांत। तो देखिए कृतनक या दंशक, तो ये निचले जबड़े में कितने थे, हमने देखा निचले जबड़े में ये 4 हैं। निचले जबड़े में कुल कितने, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ सभी को। निचले जबड़े में कृतनक कितने हैं, कुल 4, ये 4। तो यहाँ पर मैंने निचले जबड़े में जब 4 लिख दिया तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 4, तो टोटल कितने हो गए 8। तो ये बात समझ में आ गई। चीरने वाले दांत कितने हैं, जिनको क्या बोल रहे हैं हम, चीरते जो हैं वो है रदनक, तो वो कितना है, केवल 1 है। चीरने वाला दांत केवल 1 है, 1 यहाँ पे। तो एक और नीचे वाले जबड़े में कौन सा है, ये वाला। तो टोटल निचले जबड़े में कितने हैं, तो आपको ये समझ में आ गया, ये तो 4 और 4 थे, ये यहाँ पर 2 नीचे की तरफ, एक साइड में एक इस साइड में, तो ये कुल हो गए 8, ये कितने हो गए 4, है ना। और चबाने वाले कौन कौन से हैं, चवर्णक और अग्र चवर्णक, सारे ही चबाने के काम करते हैं। तो ये 2 और 3 कितने हो गए, देखिए टोटल दांत 5, तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो ये कुल कितने हो गए 10। तो 10 जब ये हो गए, जब नीचे वाले 10 है तो ऊपर वाले भी कितने हो जाएंगे 10, तो 10 और 10 कितने हो गए 20। तो ये टोटल कितना आ गया आपके पास, वही 32। तो एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति में 32 दांत कुल होते हैं। तो ये दांतों के बारे में आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब देखिए दूध के दांत और स्थायी दांत में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा 8 वर्ष तक के बच्चे के सभी जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, शैशव काल वाले, तो दूध के दांत उन्हें कहते हैं। तो उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, तो ये परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं, ठीक है। तो स्थायी दांत जो है और दूध के दांत में क्या अंतर है वो आपको एकदम क्लियर हो गया है। तो जो दूध के दांत होते हैं ना वो लगभग 20 ही आते हैं, और पूर्ण वयस्क व्यक्ति में कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहाँ पर एक परीक्षण बताया हुआ है कि यदि उबला हुआ चावल है, और आपको पता है कि चावल में क्या होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब भी उसमें आयोडीन मिलाया जाएगा तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी
या फिर काला, इस प्रकार का रंग हो जाता है। ये हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, है ना। और यदि हमने उसको चबा लिया है तो देखिए चबाने के बाद में लार के अंदर अलग प्रकार के एंजाइम है, चबा लेते हैं हम तो उसमें अलग पार्ट हो गया। तब जब हम लोग आयोडीन मिलाएंगे तो चबाया हुआ चावल का रंग नहीं बदलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का रूप बदल जाता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, चावल में। चबाए हुए चावल में जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। और मंड को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार्च। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तो इसके बाद में बात आ रही है, तो दांतों को एक और बात याद रखना, दंत क्षय कब होता है, जब भी हम लोग है ना सुबह शाम दोनों टाइम ब्रशेज ना करें। मुख में हमेशा जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग मिठाई खा लेते हैं, तो मीठा खाने से क्या होता है कि जो दांतों में जीवाणु लंबे समय तक जीवाणु पनप जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है, ठीक है। तो दांत और मुख को साफ करना करे बिना हमको रात में नहीं सोना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो लगातार जीवाणु जो दांतों के बीच में फंसा हुआ भोजन है उसके शर्करा का विघटन मतलब उसको ब्रेक करना शुरू कर देंगे और एक अम्ल का निर्माण करेंगे, और उस अम्ल के कारण दांतों में प्लैक जमा होने लगेगा और धीरे धीरे क्या होगा, दांत गलने लगेंगे और टूट कर गिर जाएंगे। इसीलिए चीनी युक्त मिठाई वगैरह के बाद हमको 2-3 बार ब्रश और कुल्ला जरूर करना चाहिए। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जीभ आ गया, तो जीभ को हम लोग बेसिकली 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो ये जो आगे आगे वाली जो पार्ट है जीभ का, जीभ जो होती है ना उसको हम लोग इंग्लिश में ग्लॉस कहते हैं, ग्लॉस, है ना। जीभ को इंग्लिश में ग्लॉस कहा जाता है, याद रखेंगे। ग्लोसाइटिस रोग सुना होगा आपने, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से ग्लोसाइटिस रोग हो जाता है, जीभ की सूजन। तो वो यही है, जीभ की सूजन ग्लॉस से बना है, ठीक है। तो आगे आगे वाला जो पार्ट होता है जीभ का वो तो किसका, मीठे का टेस्ट करवाता है, मीठा जो पदार्थ है। पीछे वाला जो भाग है जीभ का वो कड़वा, कड़वा टेस्ट। देखना कभी भी आप करेला खाएंगे तो पीछे की तरफ टेस्ट आएगा। जब भी जो बीच वाला जो हिस्सा है ना जीभ का, ये बीच वाला हिस्सा ये हमेशा खट्टे को टेस्ट करवाता है। आप कभी भी नींबू खाते तो इस तरह का टेस्ट जो आ रहा है वो क्यों है, क्योंकि बीच वाले भाग में ही क्या है, खट्टापन का टेस्ट होता है। और जो साइड वाला पार्ट है, ये साइड वाला भाग, वो हमें नमकीन, नमकीन। तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, जीभ में आगे मीठा, पीछे कड़वा, बीच में खट्टा, खट्टा मतलब है ना, और साइड में नमकीन, ठीक है, साइड वाले पार्ट में नमकीन। तो कभी भी आप देखना जब भी आप बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाएंगे तो जीभ के साइड वाले भाग में बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए। अब देखिए जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता जो चलता है ना वो स्वाद कलिकाओं से चलता है, और इस स्वाद कलिकाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स, जो हमें स्वाद के बारे में बतलाती है, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको। तो अलग अलग टेस्ट का अनुभव जो है ना हमको जीभ के किस क्षेत्र में, मीठे, तो मीठा जब भी आया तो आप बताएंगे आगे, नमकीन जब भी बताएंगे तो साइड में, खट्टा जब भी बताएंगे तो जीभ के बीच वाले पार्ट में, और कड़वा जब भी बताएंगे तो सबसे पीछे वाले भाग में। तो इस प्रकार हम जो है ना जीभ के बारे में पता बता सकते हैं ना। ये सभी चीनी का विलयन है तो आगे टेस्ट आएगा, नमक है तो साइड में आएगा, नींबू का टेस्ट बीच में आएगा, और नीम की पत्ती का कड़वापन वो पीछे आएगा, है ना। तो ये वाली बात क्लियर होगी। अब देखिए सबसे पहले भोजन जो मुख में से लार से होकर गुजरता है और लुगदी बन जाती है, उसके बाद में ग्रास नलिका अथवा ग्रासिका में पहुंचता है। तो देखिए अब आ रही है बात ग्रासिका। तो देखिए भोजन अब ग्रासिका में, अब ये ग्रासिका में कैसे जाता है, देखिए ग्रासिका के अंदर अपने आप जो है ना एक वीडियो होती है, यहाँ पर नहीं दे रखी, एडवांस क्लासेस में अच्छे से बताते हैं, तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। उस विधि का नाम है क्रमांकुचन। क्रमांकुचन विधि जो है ना उसके माध्यम से क्या होता है, भोजन यहाँ पर है तो आते लगातार इस तरह से मूव करती रहती है और भोजन लगातार आगे बढ़ता रहता है, और चिकनापन पदार्थ जो है ना आंतों की दीवारों में, ग्रासिका की आंतरिक दीवार में चिकनापन वाला पदार्थ रहता है ना। तो देखिए ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है, मतलब भित्ति जो है वो उसके संकुचन, जो संकुचन में बोल रहा हूँ ना, ये यहाँ से पतली हुई तो भोजन आगे गया, तो ये पतला होगा तो ये भोजन आगे की तरफ जाएगा। इस प्रकार भोजन आगे जाता रहता है और धकेलती रहती है आगे, ठीक है।
कभी कभी हमारा भोजन खाए हुए भोजन को स्वीकार जब नहीं करता तो हमको वमन या उल्टी हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली है ना, हमको उल्टी का कारण क्या है कि हमको जब भी भोजन एक्सेप्ट नहीं किया या उसमें जहर है, विषैलापन है, तो ऑटोमेटिकली वॉमिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। आमाशय एक बहुत बड़ा और अंग होता है हमारे शरीर में, भोजन ग्रासिका से होता हुआ। और याद रखना, ग्रासिका में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। एंजाइम क्या होता है, नहीं पाया जाता ग्रासिका में। इसीलिए ग्रासिका में भोजन का पाचन नहीं होता। आपसे पूछा जाए क्या मुख में भोजन का पाचन होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि मुख में लार जो है ना वो स्टार्च को परिवर्तित कर देती है छोटे अणुओं में। तो देखिए, मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ, पाचन का मतलब क्या होता है, कोई भी खाद्य पदार्थ का बड़ा अणु वो छोटे छोटे अणुओं में टूट रहा है, तो यही पाचन, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना। और ग्रासिका की जो गति है वो जो है क्रमांकुचन मेथड से आगे आगे बढ़ता जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको। आमाशय के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि एक थैलीनुमा भित्तिनुमा संरचना होती है, इससे लगातार एक बहुत ही प्रबल अम्ल HCl निकलता रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HCl जो है इसकी pH जो होती है ना, pH स्केल पे हम लोग जो अम्ल और क्षार बताते हैं, तो ये 1 से लेकर 1.5 pH होती है इसकी। 1 से लेकर क्या होती है, 1.5 इसकी pH होती है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं। और इस परिस्थिति में इस pH पर क्या होता है, कोई भी जीवाणु है जो भी बैक्टीरिया से जो बच गए थे मुख में से, तो वो यहाँ पर सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आहार नाल का ये चौड़ा भाग होता है और ग्रासिका से जो खाद्य प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त हुआ है, वो शूद्रांत में जाकर खुलता है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये ग्रासिका से भोजन आया, यहाँ पर इसकी दीवारों के अंदर एपिथीलियम उपकला ऊतक है। ये जो दीवार है ना, ये उपकला ऊतक की बनी हुई है। ये आपको पूछा जाता है एपिथीलियम ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक, बहुत सारी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो देखिए, तो ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, अंदर भोजन जाता है और भोजन जो है यहाँ पर बहुत देर तक रहता है। और उसके बाद में ये किस में खुलता है, शूद्रांत, जिसे छोटी आंत कहेंगे, है ना। तो छोटी आंत में जाके, मतलब वैसे और ज़्यादा टेक्निकल बताऊं तो एक्चुअल में छोटी आंत में नहीं खुलता है, ये जो है वो ग्रहणी में खुलता है और ग्रहणी जाके फिर छोटी आंत में मिलती है। वैसे कुछ किताबों में ये भी दिया जाता है कि ग्रहणी छोटी आंत का ही हिस्सा है। तो अलग अलग क्या है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीज़ मिलेगी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए, है ना। अब देखिए, आमाशय का आंतरिक जो स्तर है, सतह है, वो श्लेष्मा झिल्ली, जिसे उपकला ऊतक में कह रहा था, और वो इतने प्रबल अम्ल कि यदि हम अपनी त्वचा में उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल दें तो वो जल जाए। लेकिन आमाशय की भीतरी दीवार नहीं जलती, क्योंकि वो किसकी बनी होती है, श्लेष्मा झिल्ली या उपकला ऊतक, उपकला ऊतक की बनी होती है, ऊतकों की, उपकला ऊतकों की। और ये प्रबल अम्ल को भी क्या है, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कुछ पाचक रस होते हैं। देखिए, जहाँ पर पाचक रस आएगा वहीं पर पाचन होगा। मुख में पाचन हुआ, ग्रासिका में नहीं हुआ। ग्रासिका में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई पाचक रस नहीं था। आमाशय में जो है पाचक रस होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पाचन शुरू हो जाएगा। और प्रबल अम्ल होने के कारण समस्त जीवाणु नष्ट हो जाएंगे और भोजन वहाँ, है ना, और फिर भोजन को क्या करता है, ये अम्लीय बनाता है। और जो ये HCl है, इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, पाचक रस, जठर रस कहते हैं। पूरे संपूर्ण जो आमाशय के अंदर जो एंजाइम निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस कहते हैं, राइट। अब बात आ रही है, सबसे लंबी जो है वो है शूद्रांत, जो कि 7.5 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित होती है। आपने यदि किसी जानवर को मरा हुआ देखा और उसका पेट फट गया हो, तो आप देखेंगे कि वो जो आंतें होती है वो पूरी अंदर एक साथ गुड़मुड़ तरीके से होती है। तो यही जो है शूद्रांत है, छोटी आंत है। और यह जो है, यहाँ पे यकृत से जो है पित्त रस निकलता है, पित्ताशय से वो, और अग्नाशय 3 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स निकालती है, स्त्रवण करती है। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो भोजन पाचन होता है ना, वो हमारी छोटी आंत में ही माना जाता है।
याद रखना, आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत इसको सामान्य भाषा में कहते हैं, राइट। तो अब देखिए, यकृत है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का शेप जो होता है ना, एक इस तरह से होता है। देखिए यकृत का शेप जो है वो इस तरह से होता है, एक ट्रायंगल के जैसा, और ये हमारे है ना पेट के ऊपर वाले इस वाले भाग में पाया जाता है ना। सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा वाला ये वाला हिस्सा, आप लोगों का वो हिस्सा है, मेरा इस वाले हिस्से में यकृत, और सबसे बड़ा अंग है यकृत, ठीक है। देखिए, और इस यकृत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि जो कि पूरे फुग्गे नुमा ग्रंथि होती है, गुब्बारे नुमा ग्रंथि होती है, उसे पित्ताशय कहते हैं। और इस पित्ताशय की थैली में पूरा का पूरा पित्त रस संचित रहता है, और ये पित्त रस जो है ना नीले हरे रंग का एक जो है रस होता है। और एक्चुअल में पित्ताशय का यदि आपसे काम पूछे पित्त रस का काम क्या है, तो हम लोग जो भी वसा खाते हैं तो वसा के पाइसीकरण करने में, तो मैं आपको टर्म लिख के बताता हूँ। देखो, आपसे पूछा जाए पित्त रस का, पित्ताशय का काम क्या है, तो आप याद रखेंगे वसा के पायसीकरण। पायसीकरण, वसा का पायसीकरण क्या होता है? पायसीकरण मतलब है इमल्सिफिकेशन। वसा के जो बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ने का जो काम करता है वही पित्त रस करता है। तो हम जो भी फैट खाते हैं ना, वो यकृत से निकलने वाले पित्त रस, और ये पित्त रस संचित किस में रहता है? पित्ताशय में, जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो इस थैलीनुमा ग्रंथि में क्या होता है? ये संग्रहित रहता है। और अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर जो है जो रह गई तो मैं बता देता हूँ, यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम आया था उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, देखिए ये वाली जो ग्रंथि है ना, ये वाली जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ग्रंथि, ये है अग्नाशय। और ये जो पीछे ये ब्लू वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट, दिस वन इज व्हाट? लिवर, यकृत। और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग है। द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी यकृत है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? त्वचा। लेकिन सबसे बड़ा भीतरी अंग पूछे तो यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने है ना। तो ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यकृत जो है लाल भूरे रंग की, पूरी तरह से क्या होता है, ये एक मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ एक अंग है। ये पूरी तरह से मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ एक अंग है, राइट। तो देखिए, इसके बाद में और पित्तरस जो है पित्ताशय स्रवित करती है, बात मैंने बताई दी। अग्नाशय ग्रंथि मैंने आपको भी डायग्राम में बताई दिया। और अग्नाशयिक रस जो है ना, जो अग्नाशय जो ग्रंथि है, एक्चुअल में ये ग्रंथि अग्नाशय कैसी दिखाई देती है मैं बता देता हूँ आपको। एक इस तरह से ये ग्रंथि दिखाई देती है, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय रस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। और मैंने आपको क्या बताया था, पाचन का मतलब ही बड़े अणुओं को सरल अणुओं में, छोटे अणुओं में तोड़ देना। फाइनली क्या होता है, ये बचा कुचा जो भाग है, जो कि आंतों में 7.5 मीटर जो लंबी आंत है उस तक पहुंचकर, और वहां पर आंतों के अंदर देखिए, आप याद रखेंगे, मान लीजिए ये कोई आंत है और मान लीजिए कि ये भोजन अब पच चुका है, तो यहाँ पर ये भोजन, तो इन आंतों के अंदर ना छोटे छोटे एक कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको बोला जाता है सूक्ष्मांकुर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोविली, सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविली। तो ये जो सूक्ष्मांकुर हैं, ये जो सरल अणु में पदार्थ टूट चुका है, जो बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ हमने खाए थे ना, अब सरल अणु में टूट गए। ये सरल अणु जो है ना, यही हमारे लिए पोषक पदार्थ की तरह काम करेंगे, और यही इसी को मानव शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जो आते हैं उनमें छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर हैं। यहाँ पर एक ब्लड की नलिकाओं का, खून की नलिकाओं का बहुत प्रबल जाल होता है, और सारे पोषक पदार्थ क्या होती हैं, ये खून की नलिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। तो खून की नलिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। अब देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शूद्रांत के निचले हिस्से भाग में पहुंच जाता है। तो देखिए, जो नहीं पचा है वो शूद्रांत के और नीचे वाले भाग में पहुंच जाता है, और आंत रस जो है अपना पाचन शुरुआत करता है। जो हमारी आंत है, छोटी आंत, उसमें भी अलग अलग प्रकार के
एंजाइम्स हैं जो और सरल अणुओं में तोड़ेंगे जो बचे हुए, जो कि नहीं पचा है। तो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा फाइनली। तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में तब्दील हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बना हुआ किसका है, ग्लूकोज का। और मानव शरीर को ये जो ऊर्जा मिल रही है वो किससे मिल रही है, ग्लूकोज से। आपने देखा होगा जब भी किसी को भोजन पदार्थ खाना नहीं खिलाया जाता तो सीधा उसके शरीर में ग्लूकोज डाल दिया जाता है ताकि उसको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए। पाचन के माध्यम से भी हम लोग ग्लूकोज का ही निर्माण कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए, तो इसकी और एडवांस क्लास भी है वैसे, लेकिन मैं आपको अभी एक बेसिक पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन क्या है, इसका और टेक्निकल सेक्शन भी पढ़ सकते हैं, तो वो हम लोग बाद की क्लासेस में और एडवांस में देख लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तब्दील हो जाता है। और प्रोटीन किसका बना होता है, मैंने आपको बताया था अमीनो अम्ल, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो इन सभी में छोटे छोटे अणुओं में फाइनली परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद में मैंने जो आपको बताया था कि क्षुद्रांत में जो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिनको रसांकुर या दीर्घरूम या फिर सूक्ष्मांकुर, इसे सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं, छोटे। तो ये क्या होता है, क्षुद्रांत की भित्ति जो है ना, उसकी जो दीवार है, वॉल है, वहां पर रुधिर वाहिकाओं में क्या है, पचा हुआ भोजन चला जाता है और उसका अवशोषण हो जाता है। तो हमारी जो आंत की दीवार है उसमें दीर्घारोम या रसांकुर या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये अवशोषण कर लेते हैं और फाइनली ये रुधिर वाहिनिकाओं के जो जाल है उसमें प्रदान कर देते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, सतह वाला पूरा काम है ना। और रुधिर वाहिनिकाओं में, और फाइनली देखिए हमारे शरीर में किसकी उत्पत्ति हो गई है, फाइनली हमारे शरीर में जो है हमने जो खाया है उससे हमको क्या मिल गया, C6H12O6 ग्लूकोज मिल गया। हम लोग श्वसन में लगातार क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। और ये पूरा जो है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब रुधिर परिसंचरण जो होता है हार्ट की मदद से पूरे कोशिकाओं में ये जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। उससे जो है प्रत्येक कोशिका में एटीपी का निर्माण हो रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, राइट, है ना। ऊर्जा मुद्रा इसे कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कह देते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और इस प्रकार जो पोषक पदार्थ हैं कि हमारे शरीर को एमिनो अम्ल चाहिए हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, जो प्रोटीन से बना, हमारे शरीर को जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल चाहिए वो हम लोगों को जो है ना अवशोषित कर लेगा सूक्ष्मांकुर आंतों के सबसे निचले भाग से। और इस प्रकार क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो ऊर्जा बनाएगा। और फाइनली जो ऑक्सीजन है हम लोग जो अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, और बाहर जो निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले, ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले हैं, तो इनसे एटीपी का जो निर्माण हुआ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक तरह से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे शरीर में पाचन हो जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है और पूरे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। अब आ रही है बात बृहदांत। बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत, जिसको इंग्लिश में कॉलोन भी कहते हैं, है ना। और देखिए आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा भोजन के जो पोषक पदार्थों का अवशोषण है वो किस में हो रहा है, तो वो क्षुद्रांत या छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे पूछा जाए पानी जो है वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप क्या आंसर बताएंगे, बृहदांत, बड़ी आंत में। बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, और ये जो है 1.5 मीटर। तो देखिए छोटी आंत का साइज छोटा होता है, थोड़ा छोटा, बड़ी आंत का साइज जो है ये बड़ा होता है, और ये छोटी आंत का थोड़ा छोटा होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जितने भी लवण हैं, पानी हैं, उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है, और अपचित जो पार्ट है, जो नहीं पचा, वो अर्ध ठोस मल, मतलब जो हम लोग वेस्ट पदार्थ निकालते हैं उस मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है मलाशय में, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस प्रकार क्या है, मल का निष्कासन गुदा मार्ग से बाहर हो जाता है, और इस प्रकार एक्सक्रीटा जो है वो बाहर आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको क्लास एकदम समझ में आ गई होगी, और आगे की जो क्लास है वो हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, और अन्य जीव जंतु जैसे गाय वगैरह और अन्य जीवों में जैसे कि जो है आप देखेंगे कि जो भी अन्य जानवर हैं जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, तो उनके शरीर में पाचन किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उनका नेक्स्ट क्लास जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो आई थिंक
यू हैड एंजॉयड द लेक्चर वेरी वेल, आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप जो है इसी प्रकार पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखें और मैं आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल क्लियर द पिक्चर वेरी लूसिडली। मैं आपको पूरी पिक्चर जो ना एकदम अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।